हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। जल्दी से फटाफट शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दो और शेयर जल्दी से करो। जल्दी से जुड़ जाओ। लास्ट लेक्चर होने वाला है अपना, बहुत ही बढ़िया लेक्चर जिसमें अपन क्वेश्चंस लगाएंगे। लगभग थ्योरी अपन ने कवर कर ली है, लगभग नहीं, ओवरऑल जो भी रियल नंबर की 10th क्लास तक की जितनी भी थ्योरी थी सब कुछ अपन ने अच्छे से कवर कर ली है। और ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स में कुछ भी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो क्वेश्चन के साथ क्लियर होती है। सारी चीजें एक साथ नहीं आती है, तो उनको भी अपन अच्छे से क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बोला था कि जब मैं क्वेश्चन लगवा दूंगा उसके बाद आप एनसीईआरटी लगा के देख लेना, इजीली लग जाएगी। तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो अपने पीवाईक्यू आए हैं, आगे भी आते रहेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, उसको भी अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप जहां तक ये लास्ट लेक्चर होने वाला है रियल नंबर का, और अच्छे से देखो, अच्छे से समझो और पूरे लेक्चर को अच्छे से एनालिसिस करो। जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लगवाऊंगा। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं जहां तक जिस चीज में भी आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जल्दी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो और पेपर पेन लेके जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए समझ लो क्विज होने वाली है आज। ठीक है, क्विज होने वाली है। कमल सर आ चुके हैं और क्विज करवाने आ गए हैं। क्विज होने वाली है अपनी, और क्विज की तरह अपन को करने क्वेश्चन ट्राई करना है। पहले खुद से हो, उसके बाद खुद से जो भी सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ उसको देखो। ठीक है, तो पहले ट्राई करो कि लेक्चर को पॉज करके खुद से देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ कमल गुलवानी जो भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, अब एनसीईआरटी के साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता रहूंगा साथ के साथ। तो देखते हैं सर क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि फोर्थ लेक्चर में आ चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर तो अपना है नहीं। तो स्टार्टिंग से अपन थ्योरी से स्टार्ट करें। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट? अब मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, सेम टाइप के क्वेश्चन एक या दो बताऊंगा और स्किप करते जाऊंगा। और ये आपका काम होगा कि होमवर्क टास्क हो जाएगा कि इसको आगे भी आप खुद से सॉल्व करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द। अब ऐसे क्वेश्चन सर, ऐसे क्वेश्चन तो फर्जी क्वेश्चन अपन ने क्लास में कितने करे, कितने करे। ठीक है सर, कितने क्वेश्चन कर लिए ऐसे। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सर एक्सप्रेस ईच नंबर, हर एक नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख दो। कैसे लिखेंगे? आ जाओ आ जाओ सर, आप इससे स्टार्ट कर दो। सर इससे स्टार्ट कर दो। एक काम करते हैं, 140 को उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। सर कैसे लिखेंगे? सर हमको तो करने आता है। कर दो प्राइम फैक्टर इसके 70, फिर 2 से डिवाइड करा तो 35, फिर 5 से होगा 7, फिर 7 से होगा। तो सर 140 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 7। कर दिया प्राइम फैक्टर इसके। सर कर दिया प्राइम फैक्टर, और अच्छे दिखाने, और अच्छे दिखा रहे सर, पावर की फॉर्म में भी दिखा दो। सर पावर की फॉर्म में दिखा दो। पावर इज टू 5, ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था, एनसीईआरटी में कोई दम नहीं है, इजीली आप कवर कर लोगे। मेरे कॉन्सेप्ट, मेरी थ्योरी अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो चुका है। वैसे ही अपन इन चारों क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ट्राई करना हो जाएंगे। इनमें से एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ आप चाहो तो। आ, ठीक है, अपन थर्ड क्वेश्चन लेके देखते हैं, तो ट्राई करते हैं सर। 3825, 3825 के भी प्राइम फैक्टर कर दो एक बार ना, सिखा दो सर, हमने एनसीईआरटी नहीं लगाई है। ठीक है, कर लेते हैं। अब यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, ध्यान से सुनना। यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करने का कोई सेंस नहीं है, क्या पता 3 से हो जाए। तो 3 से नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है सर 5 से तो होगा। सर 5 से तो होगा। पहले 3 से करके देख लेते हैं, क्योंकि अपन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? स्टार्टिंग में अपन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। तो अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो रहा है सर? 3 1 3, ये तो कैंसिल आउट। 3 2 6, 2। तो सर ये 3 से तो डिविजिबल हो रहा है। डिवाइड करके देखते हैं। करते कैसे? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। डिवाइड कैसे करते हैं सर? 3 1 जा 3, कैंसिल आउट। अब बचा गया 8 2 5, डिवाइड करो सर, इसको इससे डिवाइड करो। 3 2 जा 6। ठीक है, छोटी वैल्यूज तक लेके जाना है सर। यहाँ पे 2, रिमाइंडर कितना बचा? जब मैंने 8 में डिवाइड लगाया 3 से, ठीक है, तो क्या बचा? 3 2 जा 6 और 2 रिमाइंडर बच गया। तो सर 2 रिमाइंडर, ये 2 वो नहीं है, ये 2 रिमाइंडर नहीं है, ये 2 है। 2 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया 3 को, 3 2 जा 6, समझ में आ रहा है? तो 3 2 जा 6 और 2 रिमाइंडर बचा। 2 को इसके साथ कैरी कर दो, 2 ये वाला है और आगे 2 रिमाइंडर वो बच गया। अब डिजिट कुछ ऐसी है जो आपको कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके आगे 2 रख दिया। सर डिवाइड कैसे करते हैं? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। सर 2 ये वाला तो है, ये वाला 2 पहले लिखा, और जो मेरा 2 रिमाइंडर आया था उसको आगे लिखेंगे। अब फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 21। सर 21, 1 रिमाइंडर बच गया। सर 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर बच गया। सर 1 रिमाइंडर बच गया, बिल्कुल सर, 1 रिमाइंडर बच गया। अब क्या करेंगे? इस 5 को उतार देंगे इस रिमाइंडर के आगे। 5 3 5 जा 15, ओवरऑल डिविजिबल हो आया। सबको समझ में डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड करना आ गया क्या सबको? आई होप सबको डिवाइड करना आ गया होगा। ठीक है, एक एक चीज़ को अपन इस तरीके से डिवाइड नहीं करके देखेंगे सर।
3825 को पहले 3 से डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं करते, क्या हम बड़े हो चुके हैं, अब हम बड़े हो चुके हैं, ठीक है, इस तरीके से अपन डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वापस से 3 से डिविजिबल है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर क्या आएगा, आएगा वापस से 3 से डिविजिबल है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ सर, बिल्कुल 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा, सर वापस से 3 से डिविजिबल है क्या, सर चेक कर लो एक बार। अब 3 से डिविजिबल आई थिंक नहीं होगा सर, यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है, 5 है, तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 4 जा 5 4 जा 5 8 जा, सॉरी 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, आ रहा है सबको समझ, अरे आ रहा है सबको समझ, सर आ रहा है। फिर से 5 से डिविजिबल होगा सर, ये 5 1 जा 5, 5 7 17, प्राइम नंबर है, डायरेक्ट यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा अपना, 17 बन जा 17, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 3825, इसके प्राइम फैक्टर सर क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, हम फाइनली क्या लिख सकते हैं इसको, 3 raised to 2 इंटू 5 raised to 2 टू 7। आई होप समझ में आया होगा, चमक गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपन ने डिस्कशन अपना स्टार्ट किया है, जल्दी से फटाफट इसको नोट करो और कमेंट में बताओ कि आया नहीं आया समझ में सब, ठीक है, आया या नहीं आया, जल्दी से फटाफट बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन बताऊंगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा इन चीज़ों को, ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर लिए हैं, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये प्रेफरेंस रहेगा कि समझो, घर पे जाके ट्राई करो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन के स्टार्ट करता हूँ। छोटा क्वेश्चन है सर, आप तो छोटा क्वेश्चन करवाते हो, बड़े तो हमको बिल्कुल सर छोटा क्वेश्चन ही करवाएंगे, क्योंकि सर ने बड़े बड़े क्वेश्चन पहले ही करवा दिए। सर अब एनसीईआरटी दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि एनसीईआरटी कितनी इजी हो चुकी है तुम्हारे लिए, कि तुम एनसीईआरटी को भी इतनी easy लगा पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। आ रहा है सबको समझ में, सर बिल्कुल आ रहा है, करते हैं इसको स्टार्ट। 26 2 13 13, सर ऐसे ही करना है क्या, हमको तो साफ साफ दिख रहा था 13 इंटू 2 26, डायरेक्ट लिख दो, ये तो मैंने बताने के लिए किया है, ठीक है, करने का प्रोसेस क्या है। सर 26 को मैं ले सकता हूँ 2 इंटू 13 ले सकता हूँ, सर बिल्कुल ले सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 91 के बारे में, मैं 91 को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, तो 91 को मैं क्या ले सकता हूँ, 7 इंटू 13, ठीक है, 13 7 जा 91 होता है। सर एच सी एफ क्या आ रहा है, सर एच सी एफ बता दो, सर एच सी एफ क्या आ रहा है, सर एच सी एफ आ रहा है 30, सर एच सी एफ आ रहा है 13, सर एलसीएम क्या आ रहा है, सर एलसीएम क्या आ रहा है, जल्दी से बता दो सर, एलसीएम आ रहा है सर 13 इंटू जो भी बता है उसको पर मल्टीप्लाई कर दो 7, सर फाइनल आंसर क्या हो गया 13, 7 2 जा 14, 13 इंटू 14, 14 इंटू 13 क्या होगा, जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो, जल्दी से फटाफट बता दो। 140 प्लस 42, 140 प्लस 42 182, ठीक है, 182 हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब सर वेरीफाई भी तो करना है, आगे क्या दिया हुआ है, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये रिलेशन भी वेरीफाई करना है, क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स के इक्वल होता है क्या, या है क्या, ठीक है। स्टार्टिंग में अपने ऐसे क्वेश्चन किए थे, मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ उसको डिस्कस कर लो, आगे जाके आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि एनसीईआरटी क्वेश्चन लगवाने हैं या नहीं लगाने, ठीक है। क्या आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको करवाया हुआ, ठीक है, सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हुए हैं। तो अपना आंसर क्या आएगा 26, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया इक्वल टू, चेक कर लेते क्या आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कुछ तो नंबर आएगा, सिमिलरली जो नंबर आएगा वो 7 इंटू 182 के इक्वल ही आएगा, चेक कर लेना फटाफट क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट और बढ़िया क्वेश्चन पे, अभी तक अपन ने सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आई थिंक एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एक जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the LCM and HCF of the following features applying the prime factorization method, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, जल्दी से फटाफट करो। सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या, अभी तो हमेशा करते हुए आ रहे हैं, अभी तो बार बार हमने इस क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच किया है, ऐसे ही तो अटेंड किया है, हम सर करते हुए आ रहे हैं। तो सर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, ध्यान से समझ, बिल्कुल ध्यान से समझ, सर 2 6 2 3 3, तो 12 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3, सर 12 के प्राइम फैक्टर ये हो गए। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 15 के 3 5, अगर मैं 21 की बात करूँ, आ रहा है सबको समझ, आ रहा है सबको समझ, सर एच सी एफ क्या होगा, सर एच सी एफ क्या होगा निकाल लेते हैं, सर एच सी एफ मतलब कॉमन,
HCF मतलब HCF क्या आ रहा है, ये आ रहा है सर, इसमें 3 ही कॉमन है, तो हमारा फाइनल HCF क्या हो जाएगा, और LCM क्या हो जाएगा। ये तो सर HCF है, तो सर HCF है, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सर जो भी अलग अलग आ रहा है उसको एक बार लिख दो और है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल एल आ रहा है सबको समझ। तो LCM क्या आया, हम हमेशा चीख चीख के बता रहा हूँ क्लासेस में करते हुए आए हैं। और इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को अपन को कैसे करना है, इन क्वेश्चंस को अपन को पहले पॉज करना है और देखना है, उसके बाद खुद से ट्राई करना है। पहले खुद ट्राई करो, देखो नहीं आ रहा समझ में, उसके बाद खुद से वापस से लगाओ, तब तो मजा आएगा, तभी आप सीखोगे, ठीक है। आपकी कमल सर अगर बता रहे हैं, कमल भैया बता रहे हैं, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन अप्रोच है, ठीक है। 3 × 2 3 टू 4 4 3 12, 12 × 5 × 7, ठीक है, 12 5 जा क्या हो जाएगा 3 × 4 20 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेना एक बार क्या आ रहा है, ध्यान से समझना, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको करके आ जाना, वर्क हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, वर्क हो चुका है। तो ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी 1.1 का, जल्दी से फटाफट ट्राई करो। हमारा फंडा यही रहता है, कपिल सर का की स्टार्टिंग में टाइम देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, जल्दी से ट्राई करो फटाफट। तो भाई क्या बताया था लास्ट क्लास में, फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट क्लास में ही ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा था 4n की तरह, याद है सबको, ठीक है, याद है सबको। तो क्या डिस्कस किया था मैंने, मैंने ये डिस्कस किया था सर ऐसे क्वेश्चन अप्रोच कैसे करते हैं, समझ लेते हैं वापस से, समझ लेते हैं वापस से, अरे हाँ या ना, डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला था अगर मैं करवा रहा हूँ उसके बाद तो आपसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में डाल दिया। क्या बोल रहा है सर, कहाँ से समझ सर, चेक वेदर 6:n, जो थ्योरी मैंने क्या बताया था, जो थ्योरी में बोल रहा हूँ मुंह से, जो थ्योरी मैं मुंह से बोल रहा हूँ वही आपको एग्जाम में लिख के आनी है इस क्वेश्चन। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, ठीक है, ध्यान से सुनते हैं। चेक वेदर 6:n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब सर 6 की पावर में कुछ भी ले लूं, कुछ भी ले लूं, मतलब n, 6 की पावर n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सर 6 की मैं कोई भी नेचुरल नंबर पावर लूं तो क्या ऐसा n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से, जो 6 की पावर n मेरे को लास्ट डिजिट, जैसे मान लो 3680, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट मेरे को जीरो दे दे, मतलब वो नंबर जीरो से एंड हो जाए, क्या ऐसा नंबर मेरे को मिल पाएगा किसी भी n के लिए जो n मैं 6 की पावर की फॉर्म में लगाऊं। समझते समझते सर, मेरे को पता है सर, मेरे को पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमको, क्या पता है, ध्यान से समझ, वी नो दैट सर, मेरे को पता है एनी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर विच विच एंड्स, विच एंड्स विद जीरो, ठीक है, एंड्स विद जीरो, they have they have 2 and 5 common factor, they have 2 and 5 are factors, ठीक है। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, हाँ से सुनना, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड हो रहा है तो उसके 2 और 5 फैक्टर जरूर होंगे, 2 and 5 उसके फैक्टर्स होंगे, दोनों के दोनों फैक्टर होंगे। अब समझते हैं सर इसके फैक्टर है क्या, सर 6 की पावर n को, 6 की पावर n कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लो सर, एक काम करता हूँ सर, 6 को मैं ले सकता हूँ 2 × 3 की पावर n कर ले सकता हूँ, क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, सिंस सर हम जानते हैं, सर हम जानते हैं ए बी की पावर m इक्वल टू होता है a⁻m b⁻n, सर मैं इसको अलग अलग तो कर सकता हूँ, बोला अलग अलग कर सकता हूँ, तो सर इसको मैं क्या ले सकता हूँ 2⁻n × 3⁻n, हाँ या ना, अरे आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, सर यहाँ पर 5 तो मिला ही नहीं, सर यहाँ पर 5 तो मिला ही नहीं, 5 का एक भी फैक्टर नहीं है, अरे 5 का एक भी फैक्टर नहीं है, इसका मतलब सर ये कभी भी एंड नहीं होगा जीरो के साथ। तो जितना मैंने समझाया है नोटबुक में, क्या सर वही लिख के आना है, बिल्कुल वही लिख के आना है कि सर देयर इज नो, देयर इज नो, देयर इज नो एनी फैक्टर ऑफ, या एनी मल्टीपल ऑफ 5, एनी मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, 5 इज नॉट फैक्टर, 5 इज नॉट, 5 5 is not a factor of 6⁻n for for any
एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, इट इज, इट कांट बी एंड विथ एनी डिजिट लाइक दिस। ठीक है, जिसके लास्ट में डिजिट क्या हो, जीरो हो जाए। ठीक है, ये कभी भी एंड नहीं होगा उस डिजिट के साथ जिसकी लास्ट, जिसकी यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या हो, जीरो। आया हो समझ में? आई होप समझ में आया होगा। सर समझ में तो पहले ही आ गया था सर, आपने पहले ही समझा दिया था, ये तो एनसीईआरटी करवा रहे हो। बिल्कुल, जिन्होंने लेक्चर देखा था उसको इजीली समझ में आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बढ़िया से। अब क्या बोल रहा है सर, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 + 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 +5 आर कंपोजिट नंबर। सर इतना इजी क्वेश्चन, सर इतना इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो आपने क्लास में करवा ही दिए थे सर। करते हैं, आ जाओ। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, बिल्कुल कैमरे के सामने, ठीक है, स्क्रीन के सामने नजर होनी चाहिए। सर कंपोजिट नंबर क्या होता है, सर जो प्राइम नंबर नहीं होता। सर प्राइम क्या होते हैं, इसके सिर्फ दो ही डिवाइजर होते हैं। सर आप हर लेक्चर में तो बता देते हो, हमको तो याद ही हो गया, सुन सुन के हमने प्रैक्टिस भी नहीं करी फिर भी याद हो गया। सर प्राइम नंबर क्या होता है, इसके दो फैक्टर होते हैं। सर दो फैक्टर कौन से होते हैं, सर एक तो खुद होता है और एक वन होता है। अरे हाँ या ना, जिसके वन, इन दोनों फैक्टर से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सर इसका मतलब जो प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट होता है, बिल्कुल। इसका मतलब सर इस नंबर, अच्छा ये नंबर पूरा है, ये नंबर पूरा है सर, इस पूरे नंबर के मैं इस खुद से और वन के अलावा एक और फैक्टर बता दूं तो मैं क्या बोल दूंगा, तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये कंपोजिट नंबर है। सर ले लो एक बार इसको साइड, सर ले लो। सर कैसे करेंगे, ध्यान से समझ, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे करना क्या। सर 7 into 11 into 13 + 13, क्या इसमें से 13 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है सर। काम करो उसको, नहीं सर बिल्कुल 13 कॉमन आ रहा है। 13 जब मैं कॉमन लेता हूँ तो 7 into 11 + 1। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है कॉमन कैसे लिया। सर यहाँ से मैंने 13 कॉमन लिया तो 7 into 11 बच गया, यहाँ से 13 कॉमन लिया तो जीरो बच गया। अरे बेटा जीरो बचेगा क्या, जो बच्चे जीरो बोल रहे हैं उनको पड़ेगा थप्पड़, ठीक है, उनको पड़ेगा थप्पड़, ठीक है, वो पढ़ते नहीं है, ठीक है, वो नकली लोग हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में सर, आपने पूरा का पूरा तो कॉमन ले लिया ना, तो कुछ भी नहीं बचा, खाली बच गया, फिर आप वन क्यों लिख रहे हो। अरे बेटा, अरे बेटा, क्या मैं 13 को 13 into 1 लिख सकता हूँ क्या, अगर अगर मैं यहाँ पे जीरो लिख दूँ, सोचो अगर मैं जीरो लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, 13 into 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 13 into 0 हो जाएगा। तो सर जीरो से तो जो मल्टीप्लाई करता है तो वो तो जीरो बन जाता है, तो 13 तो यहाँ पे रहा ही नहीं, जीरो हो जाता। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वन, 13 into 1 1 होता है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इतनी बेसिक बेसिक चीजें क्यों बता रहे हो, यार सारे तुम्हारे जैसे नहीं होते, ठीक है, कुछ नकली लोग भी होते हैं यहाँ पे। तो अब क्या करें सर, हम तो अब तो पता लग गया सर हमको, ये पूरा नंबर एक तो है और एक वन है। सर इसका तो 13 भी फैक्टर हो गया, अरे हाँ या ना, 13 का मल्टीपल हो गया। सर इसका तो ये पूरा नंबर भी फैक्टर हो गया। सर ये पूरा नंबर क्या है, सॉल्व कर देते हैं। क्या ये 13 into 11, 7 × 77 + 1 78, क्या मतलब सर इसके दो फैक्टर और आ गए। सर 78 की भी तो बहुत सारे फैक्टर है, बिल्कुल है। अरे अभी उनको तो एक ही फैक्टर चाहिए था एक्स्ट्रा, एक ही फैक्टर चाहिए था, वन, और इस नंबर के अलावा ये नंबर जो भी है वॉट एवर, इस नंबर के अलावा ये नंबर क्या है पूरा 13 into 78 है, लेकिन सर इसका फैक्टर तो 13 भी मिल गया, 13 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मतलब, देयर इज क्या बोलेंगे, देयर इज मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन टू फैक्टर्स, देयर फोर क्या हो गया, इट इज 13 and ऐसे भी लिख सकते हो, 13 and 78 etc are the factor of this number and there is more than two factor, then it is composite number, and it is composite number। आया समझ में, आया सबको समझ, आया सबको समझ, ठीक है। तो इसको इजीली इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी करवा दो, सारे में करवाऊँ, सारे में करवाऊँ, को घर से करके आना है, ठीक है, तो घर से करके आना है, इजीली घर से सॉल्व कर देना, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम चीजें डिस्कस करेंगे। सर इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सर इसमें 5 कॉमन आ रहा है। सर 5 कॉमन ले लोगे तो ये अंदर नंबर जैसा बन रहा था वैसा बन जाएगा ये, और 5 तो इसका फैक्टर हो ही जाएगा। क्या मतलब, वन और इतने बड़े नंबर का एक और फैक्टर आ गया 5, समझ में आया, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फिर भी मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है सर, ऐसे नहीं, सर समझा के ही छोड़ते, ठीक है। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अब क्या बोल रहा है सर, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया आपने तो, सर इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया सर, दिमाग कैसे लगाएंगे, ठीक है, दिमाग होगा तो लगाएंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनते। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड एस्पो, अब देख रहे हो तुम, अब देख रहे हो तुम एनसीईआरटी कैसे हो रही है, क्या एनसीईआरटी चुटकियों में हो रही है, बिल्कुल इजीली हो रही है, बिल्कुल सस्ते में हो रही है, समझ लो, ध्यान समझ लो। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड,
सोनिया टेक 80 मिनट्स ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब क्या बोलना चाहता है, ध्यान से समझना क्या बोलना चाहता है। सोनिया जो है, सोनिया, सोनिया है ये, सोनिया है पीली वाली, सोनिया है पीली वाली। सर सोनिया जो है 18 मिनट में एक राउंड कवर करती है उस फील्ड का। लेकिन रवि क्या है, रवि है, रवि है पिंक वाला। सर सोनिया को पिंक पहनाओ, लड़कियां पिंक होती है। रवि है सर, रवि है, हंसने मत लग जाना। रवि है जो 12 मिनट में कवर करता है, 12 मिनट में कवर करता है। अरे हाँ या ना, 12 मिनट में कवर करता है। अरे लड़कियां पिंक नहीं होती बेटा, लड़कियों को पिंक पसंद। बता रहा मेरे को कमेंट में कि लड़कियों को पिंक पसंद होता है, लड़कों को पिंक पसंद। कलर, कलर की बात करो, कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझना। उसके बाद सर क्या है, उसके बाद सर आप बोल रहे हो कि फॉर द सेम। ठीक है, अच्छा सर दो ही बंदे हैं क्या, बिल्कुल सर दो ही बंदे। सपोज दे हैव बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। दोनों सेम टाइम स्टार्ट करते हैं सेम जगह से, सेम जगह। सर जगह तो दोनों की सेम है, तो सर सेम है, तो सर आप रवि को भी उठा के इधर रख दो, रवि को उठा के इधर रख दो, रवि को उठा के इधर रख देते हैं, रवि को भी उठा के इधर रख देते हैं। सर ये रवि हो, रवि हो गया जो 12 मिनट में कवर करता है। ठीक है, दोनों स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में जाते हैं सर, सेम डायरेक्शन के अंदर जाते हैं और सेम पॉइंट से एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल कवर मीट अगेन, सॉरी दे विल मीट अगेन। कब मिलेंगे ये, ध्यान समझते, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब मैंने रवि को और सोनिया को छोड़ा तो रवि ने तो 12 मिनट में कवर कर लिया, सोनिया 18 मिनट में कवर करेगी, इसका मतलब उसने 2/3 राउंड कवर कर लिया होगा, सोनिया यहाँ होगी। आ रहा सबको समझ में। बस रवि फिर घूम के आया, जब रवि वापस यहाँ पहुंचा तो सोनिया क्या होगा, 2/3 और कवर कर लिया यहाँ पे पहुंची। फिर तीसरी बार जब रवि घूम के आया तो यहाँ पे आ गया, सोनिया ने 2/3 और कवर किया तो वापस यहाँ पे आ गई, समझ में आया। अरे आया समझ में। पर फील तो आ गया, मेरे को 3 चक्कर लगेंगे। पर फील तो आ गया, मेरे को 3 चक्कर लगेंगे, तो चक्कर लगेंगे। आ रहा है सबको समझ, आ रहा है सबको समझ। सर कितने मिनट बाद ये मिलेंगे, ठीक है, कितने मिनट बाद। सर हम क्या करें, सर इसका एलसीएम निकाल। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, जो आंसर आएगा मेरा, जो मेरा आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा। 18 और 12 से बड़ा आएगा। अरे एक चक्कर, अगर वो एक चक्कर कम से कम एक चक्कर में अगर मिल जाते हैं तो उससे आंसर छोटा होता है, ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट ही चलना सेम साथ साथ में स्टार्ट किया है, तो रवि तो भाग रहा है 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 भाग रहा है, जब पूरा कवर किया तो पुण्य यहाँ पे थी। सर पॉसिबल ही नहीं है कि उससे छोटा आंसर आता है। एससीएफ में हमेशा क्या आता है, छोटा आंसर आता है। समझो क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। सर यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो एलसीएम, निकाल लो एलसीएम। तो हमने प्राइम फैक्टर पढ़ा है सर, प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। सर आप ये मत बताओ सर प्राइम फैक्टर से निकालेंगे, ठीक है निकाल लो प्राइम फैक्टर से। 18 इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 क्या होता है सर, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो सर एलसीएम क्या हो जाएगा सर, एचसीएफ इंटू, एचसीएफ क्या है 2, एचसीएफ क्या है 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3। अरे आ रहा है सबको समझ। एचसीएफ इंटू जो भी बचा हुआ है वो लिख दो, 3 इंटू 2। सर क्या आ गया एलसीएम हमारा, 6 इंटू 6 मतलब 36। सर यही होगा हमारा फाइनल आंसर। का मतलब सर 36 मिनट, मैंने बताया था 3 राउंड कवर करेंगे तब मिल जाएंगे। 3 राउंड मतलब इसके रवि के 3 राउंड कवर करेंगे और उतने में इसके 2 राउंड कवर होंगे, सोनिया के 2 राउंड कवर होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, रवि 3 राउंड कितने मिनट में कवर करेगा, 36 में। सोनिया 2 राउंड कितने मिनट में कवर करेगी, ओनली 36 मिनट में। तो 36 मेरा फाइनल आंसर हो गया। आई होप सबको फील आ गया होगा अंदर से मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, क्या चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझना। अब आते हैं अपने एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन। एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, आराम आराम से अच्छे से समझदारी से चीजों को देखते हुए और करते हुए चलेंगे। ठीक है, समझना ध्यान से क्या बोलना चाहता हूँ। तो 3825 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 2 से। तो निकाल लो सर प्राइम फैक्टर इसके, बता दो सर क्या आएगी, 2 की पावर, उसमें 3 की पावर और 5 की पावर और 17 जो भी है, 3825। सर सबसे पहले डिविजिबल है 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ऐसे ही डिवाइड करना है। तो आपके लिए मैं बिल्कुल स्लोली स्लोली धीरे धीरे डिवाइड कर रहा हूँ। सर ऐसे ही करना है तो कर देंगे। अब यहाँ से 3 से अगर मैंने डिवाइड किया तो क्या आ गया यहाँ पे, 4 जा 12, 2 जा 6 एंड 5 जा 15। सर अब क्या 3 से डिविजिबल है क्या ये, सर नहीं है। से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर से सर 5 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है 5, आ रहा है सबको समझ में। 5 1 जा 5, 5 7 जा
35, तो 17 से जब ये डिविजिबल है तो 1 आ जाता है। तो और हम 38/5 को लिख सकते हैं 3/2 5/17/1। इसका मतलब आप बोल रहे हो सर, इसका मतलब आप बोल रहे हो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई सर जो 3 की पावर में होगा, x आ गया 2, y आ गया तो 5 की पावर में होगा v2, और z आ गया सर हमारा जो, सर जेड तो है ही नहीं। आई थिंक इन्होंने गलती कर दी, ठीक है, आई थिंक इन्होंने गलती कर दी, ये जेड होगा। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई सर, जेड की वैल्यू आ गई 1। का मतलब सर एक्स प्लस वाई प्लस माइनस 2z, ठीक है, 2z क्या हो गया 2 + 2 - 2 × 1, 2 + 2 - 2 क्या आ गया 2। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चेक कर लेना यहाँ पे x की जगह क्या होगा, z होगा। आ रहा है सबको समझ? आई होप चीज़ें सबको क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, हो सकता है बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जहां से समझते हैं क्या होता है। द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम इज एंड इज। रूम है तो रूम की लेंथ विड्थ और हाइट दे दी, बिल्कुल दे दी सर, क्योंकि इसमें 3 चीजें होती है, 3 डायमेंशन फिगर होता है सर, दे दिया। बाद क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम। ध्यान से समझ। अब लॉन्गेस्ट रोड, लॉन्गेस्ट मतलब ऑब्वियस सी बात है इन तीनों लेंथ से बड़ी है ना, इनमें से एक से भी बड़ी लेंथ हो गई उस रोड की, तो क्या उनको फाइंड कर पाएगी, उनको मेजर कर पाएगी? है समझ में आ रहा है? उनको क्या मेजर कर पाएगी? कभी भी नहीं कर पाएगी, मेजर नहीं कर पाएगी। लेकिन अब इसने क्या बोला है, इनडायरेक्टली एचसीएफ निकालने के लिए बोला है। कैसे समझते हैं एचसीएफ निकालने के लिए बोला है? मेरी बात सुनो, अगर ये एलसीएम निकालने के लिए बोलता, समझना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से दिखना है, ध्यान से, अगर ये एलसीएम निकालने के लिए बोलता तो एलसीएम तो इन तीनों लेंथ से बड़ा ही आता। क्या बड़ी चीज को अगर मैं रूम से बड़ी रोड को रूम के अंदर घुसाना चाहूँ तो नहीं घुसेगी ना, वो तो माप ही नहीं पाएगी, उनको मेजर ही नहीं कर पाएगी। तो वो क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को जो रोड लेनी है वो इतनी छोटी या इतनी बड़ी लेनी है, इतनी बड़ी लेनी है, इतनी बड़ी लेनी है कि इन तीनों को फाइंड कर जाए। इसका मतलब मेरे को सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। और सर बिल्कुल एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, अगर मेरे को किलोमीटर में डिस्टेंस फाइंड करना हो, अगर मेरे को किलोमीटर में डिस्टेंस फाइंड करना हो और मैं स्केल लेके घूमता रहूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, समझ आ रहा है? तो कम से कम मुझे इतनी सफिशियंट यूनिट तो लेनी पड़ेगी ना, मैं किलोमीटर को इजीली फाइंड कर पाऊँ, समझ आ रहा है? अगर रूम को मेरे को फाइंड करना हो, रूम की मेरे को डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो क्या मैं स्केल लेके थोड़ी ना घूमूंगा? या मेरे को किसी प्लॉट या किसी की बिल्डिंग की लेंथ फाइंड करनी हो तो स्केल लेके थोड़ी घूमूंगा? मैं इतनी सफिशियंट यूनिट लूंगा, इतनी सफिशियंट रोड लूंगा या स्केल चीज लूंगा तो मैं उसको फाइंड भी कर पाऊँ, टाइम कम से कम लगे और इजीली मेजर कर पाऊँ। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूँगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूंगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बताएगा सर, इतनी कम से कम इतनी रोड तो लो, या इस तरीके की रोड तो लो, बिल्कुल छोटी भी मत लो, इतनी रोड तो लो कि तीनों में फिट भी बैठ जाए और मेरा मेजरमेंट भी हो जाए। ठीक है, मेरा मेजरमेंट भी हो जाए। सर हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान समझते। सर 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। सर सबको सेंटीमीटर में कवर कर दो, हमको तो समझ में नहीं आ रहा सर मीटर और सेंटीमीटर में कैसे करें, आप ही समझा दो सर। सबको सेंटीमीटर में कवर कर दो, जब सेम यूनिट में लेके आएंगे, सिंगल यूनिट में लेके आएंगे, तभी तो एचसीएफ निकाल पाएंगे, तो तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सिमिलरली 8 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर। अरे हाँ या ना, तो 8.5 मीटर क्या हो जाएगा, मतलब 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, बात ये हो गई 850 सेंटीमीटर। अरे आ गया समझ में सर, इसका मतलब 6.6 मीटर 25 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 625 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर सर ये होगा। इसका मतलब सर 4 मीटर 75 सेंटीमीटर क्या हो गया, 475 सेंटीमीटर हो गया। अब सर क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। अब क्या करना है सर, इसका एलसीएम लेना है। जल्दी से इन तीनों का एलसीएम लो और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। का मत सॉरी एचसीएफ लो और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सर क्या करना है, एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। वो सबसे बड़ी रोड लेनी है जो इन तीनों को मेजर कर पाए। ठीक है, अगर सर एलसीएम ले लेंगे तो ये जो रोड आएगी वो तो इन सबसे बड़ी आ जाएगी, सर रूम में ही नहीं जाएगी, वो ना रहेगा, रूम में ही नहीं जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर इसको करते हैं हम, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3 एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 5, देन कैलकुलेट द लीस्ट प्राइम नंबर फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन, पहले ट्राई करो, टाइम लो, सफिशिएंट टाइम लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और फाड़ के रख देना है, टीचर को भी समझा देना है, इस लेवल की टीचिंग करने वाले हैं अपन। ठीक है,
एनर्जेटिक हो जाओ, सब ध्यान से स्क्रीन पर आ जाओ, बिल्कुल समझ लो, और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। कमल सर आ चुके हैं तो एक ही चीज मांगते हैं आपसे, जल्दी से शेयर करो और लाइक करो, और इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले ट्राई कर लो जल्दी फटाफट। कर लिया सबने ट्राई? अब ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखो। सर क्या बोल रहे हैं ये, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3। सर लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3, लीस्ट प्राइम फैक्टर इज ए ऑफ 3, मतलब सर एक कोई इंटीजर है, ए बिलोंग टू इंटीजर है, और इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है। क्या मतलब सर इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 नहीं है? आ रहा है समझ में? ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि सर 3 से पहले तो 2 आता है, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है। 2 इसका फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब, ध्यान से सुनना, 2 इज नॉट, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस समझ, अबे समझ जा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहे सर, क्या बोल रहे, ध्यान से समझते। 2 इज नॉट फैक्टर, 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ ए, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बिकॉज 3 इज लीस्ट प्राइम नंबर, 3 इज लीस्ट प्राइम फैक्टर। तो सर क्या बोल सकते हो यहाँ से, सर आप क्या बोलना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा। क्या मतलब सर ए क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ए क्या हो गया, अरे हाँ सर ऑड नंबर होगा। सर इतना सोचते हो क्या आप, सर इतना सोचते हो क्या, बिल्कुल इतना सोचना पड़ता है। सर इससे क्या करना चाहते हो आप, सर ए ऑड नंबर हो जाएगा, बिल्कुल ऑड नंबर हो जाएगा। अब सर आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, एंड लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 5। सर बी का भी लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, इसका मतलब 2 तो नहीं है, इसका मतलब 2 तो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि सेम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 भी क्या हो गया, सॉरी बी भी क्या हो गया, बी इज बी इज ऑड नंबर, ऑड नंबर आया, ऑड नंबर, क्योंकि सर 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ बी ऑल्सो। आ रहा है समझ में सब, बिल्कुल समझ में आ रहा है। सर बी भी ऑड है और ए भी ऑड है, आ रहा है सबको समझ में। सर 3 फैक्टर नहीं है उससे मतलब नहीं है कि 2 फैक्टर नहीं है, 2 फैक्टर नहीं है, क्योंकि किसी भी इवन नंबर का फैक्टर 2 होता है, समझ में आ रहा है, किसी भी इवन नंबर का फैक्टर 2 होता है। इसका मतलब सर ए और बी दोनों ऑड है, सर ए और बी दोनों ऑड है, और सर मैं ऑड प्लस ऑड करता हूँ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, देन द कैलकुलेट ऑफ लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। सर मैं ऑड प्लस ऑड जब भी करता हूँ, सर मैं ऑड प्लस ऑड जब भी करता हूँ, तो रिजल्टेंट नंबर मेरे को क्या मिलता है, इवन मिलता है। करके देख लो, 3 + 5 8, 7 + 5 12, ठीक है। ऑड प्लस ऑड जब भी मैं करता हूं तो मुझे इवन मिलता है, और सर इवन नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर 2 होता है। इसका मतलब लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया, लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया, लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। आया सब कुछ, अरे आया सब कुछ, चमक गया सब कुछ, ठीक है। तो सर लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया, इसका 2 हो गया, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आई होगी, एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा किस लेवल का क्वालिटी ऑफ कंटेंट अपन देने जा रहे हैं, ठीक है। जल्दी से इसको फटाफट नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन में अपन डिस्कस कर लिया, बहुत ही इजी और फर्जी क्वेश्चन है। अभी अपन करके आए हैं, 15 कॉमन आ जाएगा, और 15 भी इसका फैक्टर हो जाएगा 1 और इटसेल्फ के अलावा, इस खुद के अलावा। तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। सर इसको मैं 15 लिख सकता हूँ, 7 × 11 × 13 + 1। सर 15 फैक्टर हो गया, ये पूरा नंबर भी फैक्टर हो गया, और इस नंबर के फैक्टर भी फैक्टर हो गए, तो सर ये तो कंपोजिट नंबर बन गया। आ रहा है सबको समझ में, तो कंपोजिट नंबर बन गया, ठीक है। तो ये भी फैक्टर हो चुका है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ध्यान से समझते हैं। इफ x इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड xy इज इरेशनल, देन y मस्ट बी। ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो रैशनल है, x तो रैशनल है। सर रैशनल इंटू रैशनल तो रैशनल ही होता है। अरे भाई 2/3, अरे भाई 2/3 तो 5/4 करो, रैशनल ही आएगा, रैशनल ही आएगा। तो सर ये तो xy तो इरेशनल बता रहा है, xy तो इरेशनल बता रहा है, तो सर क्या होगा, तो सर क्या होगा, इसका मतलब है, इसका मतलब है सर y को इरेशनल बनना पड़ेगा, y को इरेशनल बनना पड़ेगा। में आ रहा है सबको, सर x इरेशनल है, x रैशनल, x रैशनल, मान लो 2/3। सर y अगर √2 हो गया तो इरेशनल बन गया, y अगर √3 हो गया, इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा रैशनल को, तो हमको क्या मिलता है, हमेशा इरेशनल नंबर मिलता है। सर एक प्रॉपर्टी लिखो, रैशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल ऑलवेज, ऑलवेज इरेशनल। आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, सर बिल्कुल समझ गया।
सर बिल्कुल चमक चुका है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ से समझ, हाँ से समझ। सर ये कौन सा नंबर है? सर एक चीज बताओ सर, इसको डायरेक्ट तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ बच्चे अगर 119 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, उसमें से -11 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं कि इसके फैक्टर कितने निकलेंगे, तो वो गलत है। ठीक है, वो तरीका हम नहीं लगाएंगे, वो तरीका हम नहीं लगाएंगे। सर हम क्या कर सकते हैं? सर हमने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, इसको अगर मैं ए मान लूँ, इसको अगर मैं बी मान लूँ, सर ये क्या हो जाएगा? क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या मतलब मैं इसको ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकता हूँ क्या? सर बिल्कुल। सर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 119 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर को लिख सकता है 119 माइनस 11, 119 प्लस 11। सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से समझ, बिल्कुल 108 इन 130। सर इसके तो दो फैक्टर और आ गए, और सर इसके फैक्टर भी फैक्टर हो गए। इसका मतलब सर ये नंबर कौन सा? कंपोजिट नंबर हो चुका। क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो चुका है। और इसको ऑब्वियस सी बात है, यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है? 0 और 8 है, दोनों इवन नंबर है, तो बनने वाला नंबर भी क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। तो ऑड कंपोजिट नंबर नहीं होगा, सिर्फ कंपोजिट नंबर होगा। आ रहा समझ में? ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये तो गलत है, ये गलत है। ठीक है, इसको अगर ऑड भी चेक करना हो, ऑड और इवन, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर अब भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी गलत कर रहे हो। ठीक है, हमको यूनिट वाले नंबर को ही मल्टीप्लाई करके चेक करना है आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नंबर का ऑड इवन वाला केस लास्ट डिजिट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, यहाँ से समझते हैं। 3 balls रिंग इन 4 7 14 मिनट्स, ऐसा क्वेश्चन पेपर कर रखा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर ने कर रखा है, जो अभी लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया था, वो 12 मिनट्स और 18 मिनट्स वाला, सेम उस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये आ गया, हो गया आपका होमवर्क टास्क, ये हो गया आपका होमवर्क टास्क। को लगा के आना, समझ के आना, ध्यान से करके आना, समझ के करके आना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपन घर के लिए दे रहे, होमवर्क के क्वेश्चन। अब आते हैं सर एक्सरसाइज नंबर 1 तो मतलब सर एक्सरसाइज 1.1 खत्म? बिल्कुल खत्म, कि आगे कुछ भी नहीं। ठीक है, सर ने जितना करा दिया, कबल सर ने जितना करा दिया, रिवीजन विवीजन सब हो चुका है, सब कुछ कवर कर लिया है अपन ने। जितने भी क्वेश्चन लगवाने थे क्लास में ही लगवा दिए हैं। मेरे लेक्चर को देखो, समझो, और इन क्वेश्चंस को वापस से लगाओ, आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको समझ के लगाने हैं, रटने नहीं है। ठीक है, समझ लोगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो √5 इज रैशनल नंबर, सर प्रूफ कैसे करते हैं? सर समझा दो सर, ये कल नहीं आया था समझ में अच्छे से। अरे सर ने बताया था फिर भी नहीं आया था क्या? समझ लेते हैं क्या? तो समझ लेते हैं क्या करने वाले, हाँ तो समझते क्या बोल रहा हूँ। सर आप क्या बोल रहे थे इसमें? सर इरेशनल नंबर क्या प्रूव करना है? सर नहीं पता। सर एक चीज मेरे को पता है, एक चीज मेरे को पता है, ये होता है पूरा रियल नंबर। सर इसी में लाया करते हैं क्यू, रैशनल नंबर। तो सर इसी में ही लाया करते हैं क्यू सी, बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। सर ये तो होते हैं रैशनल। और सर ये क्या होते हैं? इरेशनल। का मतलब जो, इसका मतलब जो रियल नंबर बनता है, जो रियल नंबर बनता है, वो रैशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है। तो सर इनसे ही मिलकर बनता है, तो सर इनसे ही मिलकर बनता है। तो सर इसका मतलब हम इसको अगर डायरेक्ट इरेशनल प्रूफ नहीं कर सकते। सर इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब इरेशनल नंबर अगर ऐसा होगा तो ऐसा दिखाई देगा, 5.348209 कोई भरोसा ही नहीं है कैसे इसकी काउंटिंग चल रही है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता नंबर का काउंटिंग का। लेकिन जो रैशनल नंबर जो होते हैं वो ऐसे टाइप के होते हैं, 3.44 या तो टर्मिनेटिंग, ठीक है, तरीके 3.443 इस टाइप के होते हैं। सर ये तो प्रूफ इरेशनल तो मैं प्रूफ कर ही नहीं पाऊंगा। सर इरेशनल तो मैं प्रूफ कर ही नहीं पाऊंगा इस तरीके से, तो सर कैसे करेंगे? कहाँ से समझते? एक काम करते हैं तुम्हारे सर, एक काम करते हैं, तो अगर मैं रैशनल मान के चलूँ, अगर इसको मैं रैशनल मान के चलूँ, कल जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था, और मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दूँ, तो ये तो इरेशनल बन जाएगा। सर बिल्कुल ऐसे तो कर सकते हैं। सर ऐसे ही करते हैं स्टार्ट, आ जाओ ध्यान से समझते। सर इसको रैशनल मानना है तो सर रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। सर ए अपॉन बी पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, एंड ए एंड बी बिलोंग टू इंटीजर्स। आ रहा है सब, आ रहा है सबको समझ? एंड बी नॉट इक्वल टू बी जीरो। सर बी जीरो नहीं होना चाहिए। सर बी अगर जीरो हो गया तो ये तो नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताया था ये भी, डिनोमिनेटर जीरो, डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? कभी रीजन फर्स्ट क्लास दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सर क्या करेंगे? अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। तो शॉर्ट में सलटाऊंगा अच्छे से, फिर भी जितना हो सकेगा डिस्कशन करूंगा, लेकिन उतना टाइम नहीं दूंगा जितना लास्ट क्लास में दिया था अपन, ठीक है, क्योंकि डिस्कस कर चुका हूँ। अब सर यहाँ से क्या बोला था सर आपने, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, अरे भाई 5 डिवाइड ए स्क्वायर या ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, हाँ देखिए ठीक है सर, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, सर ये प्राइम नंबर है, सर ये प्राइम नंबर है, और ये वाली डेफिनेशन प्राइम नंबर के लिए ही होल्ड होती है, प्राइम नंबर के लिए ही होल्ड होती है। सर अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो फिर वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। आर एस क्या बोला मैंने, कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर, किसी भी इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब सर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, then a is divisible by आर एस सबको आर एस सबको तो सर इसका मतलब सर क्या होगा, तो सर डिविजिबल कैसे, आपको पता कैसे चला, सर ये क्या है, इंटीजर है, सर इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, नेचुरल नंबर, सर फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आई, इसका आउटपुट फ्रैक्शन में नहीं आया, इसलिए मैंने बोला कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, आया सर, ये तो हो गया, इसका मतलब 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन फैक्टर ऑफ आर एस सबको समझ, आर एस सबको समझ, सर बिल्कुल आगे समझ। तो बात क्या करेंगे सर, ए इक्वल टू 5c, और जो भी यहाँ होता है, जो भी यहाँ होता है, रूट 5 था, इसका स्क्वायरिंग तरीके से ले लेंगे अपन, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर, सर बाय इक्वेशन, अच्छा इसका इक्वेशन का नाम रखा था 1, ठीक है, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, सर बाय इक्वेशन 1 एंड 2, सर बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर, इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या थी हमारी, कौन सी समझ, इक्वेशन 1 क्या था, 5b स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, सर सी स्क्वायर आ गया 5b स्क्वायर अपॉन 25 स्क्वायर, इसका मतलब सर b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर, और जो मैंने c माना था, जो मैंने c माना था, ठीक है, c बिलोंग टू इंटीजर माना था, ठीक है, बिलोंग टू कोई इंटीजर होगा, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कंडीशन तो यहाँ पे भी होल्ड करके, इफ इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल 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 बाय 5, देन b इज ऑल्सो, रीजन सेम ही है, क्यों डिविजिबल है, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर अगर मेरा आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा तो डिविजिबल है, ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, देन 5 इज कॉमन, कॉमन फैक्टर ऑफ a and b both, so that therefore our assumption is wrong, our assumption is wrong, is wrong, therefore क्या बोलेंगे, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन सर, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड रूट 5 इज इरेशनल नंबर, आ गया सबको समझ। अब लिख देना, सर से मेहनत मत करो, सर ने बहुत मेहनत करी है तुम्हारे पीछे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करना था सर, इसको भी आपने बता दिया, तो सर आपने सब कुछ तो बता दिया, कुछ बचा ही नहीं, सर ने सब कुछ बता दिया है, ठीक है, सर इसको कैसे करेंगे, सर 3 + 2 रूट 5, अगर सर 3 या 4 नंबर का आता है तो इसको अलग तरीके से करेंगे, और अगर सर 1 या 2 नंबर का आता है तो कैसे करेंगे, ध्यान समझते हैं सर, इसको भी अपन मान लेंगे a/b, वही सर a and b आर co-prime एंड a and b बिलोंग टू इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0 सर, सर बिल्कुल यही मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 रूट 5 a/b -3, रूट 5 इक्वल टू a/b -3 टू 1/2, सर ये पूरा तो रैशनल है, क्योंकि रैशनल के बीच में ऑपरेशन लगाया हुआ है मैंने, सर ये तो पूरा रैशनल है, ये तो पूरा रैशनल है। अब सर 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि ये इरेशनल है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया सर, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, रैशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल होता है, रैशनल इक्वल टू इरेशनल हो जाए, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, तो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 रैशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन सर अगर 4 नंबर का आ गया तो भी यही करना है क्या, तो ये नहीं, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, लास्ट वाले का प्रूफ, सर रूट 5 इरेशनल नंबर मेरे को प्रूफ करना है, और उसके आगे ही करना है, मैं उसके आगे ही करना है और दिखा देना है, आ रहा है सबको समझ, आ रहा है सबको समझ। अगर 3 या 4 नंबर का आता है तो रूट 5 को भी इरेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा,
समझ में आ रहा है क्या, दिखाना पड़ेगा। और ये रैशनल है, ठीक है, अलजेब्राइक ऑपरेशन लगा रखा है इंटीजर और रैशनल नंबर के बीच में, तो हमको रैशनल नंबर ही मिलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सर समझ में आ चुका है। तो ये हो गया हमारे होमवर्क टास्क, ये हो गया हमारे होमवर्क टास्क। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सर ईजी क्वेश्चन है सर, बिल्कुल ईजी है। जिसको नहीं आ रहा भाई कमेंट में पूछ, ये तो बिल्कुल सेम ही हो गया, ठीक है, कमेंट में पूछ लेना, बिल्कुल सेम हो गया। 7√5 इक्वल टू ए अपॉन बी, √5 इक्वल टू ए अपॉन 7b। सर बहुत ही सिंपल, सर बहुत ही सिंपल हो गया। वो रैशनल, ये रैशनल गेम, सेम इसको भी आप कर सकते हैं, सेम इसको भी यहाँ से कर सकते हैं। सर ये क्वेश्चन क्या है, सर ये क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। 6 + 3√3 -4 + 5√3। सर इसको क्या कर सकते हैं हम, 6 - 4 2 +8√3। सर ये तो मेरे को प्रूव करना आता है सर, इसको तो मैं बहुत बार प्रूव करके आया हूँ। इस तरीके के नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। सर कैसे करेंगे प्रूफ, सर कैसे करेंगे प्रूफ, पहले की तरह सर, अभी तो किया था, इक्वल टू ए अपॉन बी, थ्योरी थी लिख देना इधर। तो 8√3 इक्वल टू ए अपॉन बी -2, √3 इक्वल टू ए अपॉन बी -2, तो 1/8। सर ये पूरा नंबर तो हो गया रैशनल, सर ये पूरा नंबर तो हो गया रैशनल, बट ये हो गया इरेशनल। अजम्पशन हमारा गलत हो गया, अजम्पशन क्या था कि रैशनल था, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग, रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा सर, इरेशनल। तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी, चीज़ों को अच्छे से विजुलाइज किया होगा। और लेक्चर और चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से देखते हैं पॉलिनोमियल को कैसे पढ़ा जाता है और किसी तरीके से समझा जाता है, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे, डेप्थ में जाके डिस्कस करेंगे, और ग्राफिकली भी चलेंगे। पेपर का पैटर्न ध्यान में रखते हुए सीबीएसई जो अपना पैटर्न चेंज करिए, तो अच्छे से लेक्चर को देखो, समझो, रियल नंबर को कवर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद पॉलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट करो, अच्छे से समझ में आएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड टेक रेस्ट, और अच्छे से क्वेश्चन लगाओ, और कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग और कीप लाइकिंग तो होना चाहिए। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।